तो दोस्तों जो पहला थ्योरी था वो थ्योरी था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मास एंड एनर्जी। वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो उस प्रिंसिपल को कैसे हम मानव समाज में अप्लाई करने के बारे में हमको सोचना चाहिए, उस तरफ मैंने इशारा करने की कोशिश किया हूं। दूसरा जो प्रिंसिपल है दोस्तों, दूसरा प्रिंसिपल है थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक थ्योरी है और इस थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है लाइनस कार्ल पॉलिंग। और ये बहुत ही एक यूनिक साइंटिस्ट हैं, बहुत ही महान साइंटिस्ट है देखा जाए तो। इनके बारे में मैं जस्ट नाउ मैं गूगल पे देख रहा था। तो ये इकलौता ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको 2 नोबेल प्राइज मिला है और वो दोनों नोबेल प्राइज 2 डिफरेंट फील्ड में मिला है। जैसे कि एक नोबेल प्राइज इनको केमिस्ट्री में मिला है और दूसरा नोबेल प्राइज इनको पीस प्राइज मिला है। मतलब ये शांति के लिए भी बहुत काम कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में भी मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो मानव समाज में अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई बढ़ते जा रही है, वहां भी एक शांति की जरूरत है कि बेचारा गरीब ज्यादा मरे नहीं। मरे भी तो यार, मैं बोलता हूं कि कोई मरे भी तो यार आराम से मर जाए, ज्यादा दुख तकलीफ में मत मरे, भोजन के लिए मत मरे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग भोजन को बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग भोजन के लिए मर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इक्वल, जैसे कि अमीर आदमी मान लीजिए एक दिन में 1 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। शायद इतना ज्यादा पैसे कोई खर्च नहीं करता होगा, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि कोई आदमी 1 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। तो यार गरीब आदमी एक दिन में कम से कम 1000 रुपये तो खर्च करे, कम से कम 500 रुपये तो खर्च करे। इतना तो मिनिमम होना चाहिए ना हर एक आदमी की इनकम। तो वही मेरा कहने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट साहब बहुत ही सचमुच महान है। केमिस्ट्री के लिए भी इनको नोबेल प्राइज मिला है और ये कुछ 1954 में, ये सब डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ के लिए। और जो पीस प्राइज मिला था वो 1962 में मिला है। बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद एक और भी साइंटिस्ट हैं, मैरी क्यूरी, उनको भी 2 नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन वो दोनों नोबेल प्राइज उनको साइंटिफिक फील्ड में ही मिला है, ठीक है। एनीवे, तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स इज नथिंग बट हम इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी। बहुत सिंपल वे में अगर बात करो तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ऐसा पार्टिकल है जो एक साथ एनर्जी फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और नेक्स्ट मोमेंट में, हर एक मोमेंट में ये चेंज होता है, मोमेंट टू मोमेंट। हर एक सेकंड, 1 सेकंड के कई हिस्से 1/9 या 1/1000, ठीक है, इतने सेकंड में ही ये मास में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और मास कितना है? 10⁻31 kg। इतना स्मॉल मास जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोमेंट टू मोमेंट चेंज हो रहा है। एक ही मोमेंट, मतलब एक मोमेंट में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारी आंखों को देखने के लिए, जैसे कि हमारा फैन जब चलता है तो लगता है एक प्लेन बन गया, उसी तरीके से ये मोमेंट टू मोमेंट में मास में भी एग्जिस्ट कर रहा है और नेक्स्ट मोमेंट में एनर्जी में भी चेंज हो जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस लेवल का मैं इस थ्योरी में बात कर रहा हूं। मतलब समझ लीजिए कि कितने सटल लेवल का ये बात कर रहा हूं, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तर की एक प्रिंसिपल के बारे में। उसके पहले मैंने सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल जो बात किया था वो मोटे स्तर का एक प्रिंसिपल था, जिसको कोई भी एक एवरेज आदमी जिसकी थोड़ी भी नॉलेज है, थोड़ी भी इंटेलिजेंस है, वो उस थ्योरी को समझ सकता है बिना कोई ज्यादा साइंस का नॉलेज के। लेकिन इस थ्योरी को थोड़ा सा समझने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए। ये जो मैंने चीज बोला कि एनर्जी और मास में ये मोमेंट टू मोमेंट चेंज होते रहता है, इसके बारे में भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो इस थ्योरी में पॉली साहब क्या इमेजिन करते हैं, वो भी उनके दिमाग का इमेजिनेशन है, क्योंकि ये इतने सूक्ष्म स्तर पे हम आंख से देख नहीं सकते हैं। तो इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, ठीक है। s ऑर्बिटल का शेप सर्कुलर होता है, स्फेरिकल होता है। p ऑर्बिटल ऐसा डम्बेल होता है। तो हम बस 2 ही चीज अभी मान के चलते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है क्या है। मैं कोई IIT का क्लास और मेडिकल स्टूडेंट्स का क्लास नहीं ले रहा हूं। मेरा कोशिश है कि मैं जो कुछ भी समझा रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा लोग इसके ऊपर विचार करें। मैं चाहूंगा कि कम से कम 90% लोग विचार करें। 10% को मैं मान के चल रहा हूं कि भाई उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है, उतनी समझने की शक्ति नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वो इस वीडियो को क्यों देखेंगे।
जबकि ग्राउंड रियलिटी है कि 90% लोग भी इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। समझने की क्षमता सिर्फ एक्चुअली उल्टा है, 10% लोग शायद इस जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं उसको समझने में की क्षमता रखते हैं या समझने में इंटरेस्ट लेंगे। 90% लोग इस वीडियो को या जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं उसको समझने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। एनीवे, तो ये जो एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, ये दोनों का अलग अलग एनर्जी लेवल है। तो इन्होंने क्या कल्पना किया, कितनी अच्छी सोच है इनकी, देखिए मतलब इसीलिए इनका दिमाग कितना पीसफुल होगा, इसीलिए तो पीस के बारे में सोच रहे थे, शांति के बारे में सोच रहे थे, पूरे धरती पे शांति स्थापना करने के बारे में सोच रहे थे। तो एस ऑर्बिटल की एनर्जी, पी ऑर्बिटल की एनर्जी, इन्होंने कल्पना की है कि ये दोनों मिक्स हो जाता है और एक इक्वल लेवल की एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है। और उस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्स हो रहा है, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल दोनों मिक्स हो रहा है और इस तरीके का कुछ ऑर्बिटल बना देता है। और इसको हम लोग देखते हैं जैसे मीथेन में फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें होता है। तो ये इतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है दोस्तों, बेसिक ये समझ लिए कि बेस्ट बॉन्डिंग बनाने के लिए, बेस्ट वे में बॉन्डिंग बनाने के लिए नेचर जो है वो एनर्जी लेवल पे मिक्सिंग कर रही है। ये बेसिक इसका प्रिंसिपल है नेचर का, कि ये बहुत अच्छा से बॉन्डिंग बनाने के लिए। हमारा मानव समाज भी क्या है, एक बॉन्डिंग ही तो है ना दोस्त। हमारा सोसाइटी, हमारा ये पूरी ह्यूमैनिटी, हम 800 करोड़ लोग, पूरी धरती के लोग, पूरा ह्यूमैनिटी, ये सब क्या मानवता की बात हम करते हैं। पूरा पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, लोग ही क्यों, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूं। पेड़ पौधा, जीव जंतु, सब बेटर से बेटर लाइफ जिए, सब खुशी से खुशी लाइफ जिए, ठीक है, स्वस्थ हेल्दी लाइफ जिए। वही ना हमारा प्रयास होना चाहिए, हर एक जागरूक व्यक्ति का यही प्रयास रहेगा। तो आप सोचिए कि एटॉमिक लेवल पर भी नेचर क्या कर रहा है बेटर से बेटर बॉन्डिंग बनाने के लिए। जैसा कि CH4 एक मीथेन ये गैस है, इस मीथेन गैस में जो बॉन्डिंग बनती है, इसके अंदर एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये इस टाइप का एक बॉन्डिंग बना, मतलब एक इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस टाइप का एक फील्ड बनाते हैं, फील्ड कहना चाहिए, एक एनर्जी फील्ड बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और ड्यू टू दैट एक बेटर बॉन्डिंग बनती है, जिसके वजह से एक मीथेन गैस बनता है। एनीवे, तो ये दूसरा प्रिंसिपल के हिसाब से भी मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, कि एटॉमिक लेवल पे भी, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी आप जाके देखेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का रिएक्शन चल रहा है, वहां भी नेचर क्या कर रहा है, बेटर से बेटर बॉन्डिंग बनाने के लिए। बेटर से बेटर बॉन्डिंग मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जो मॉलिक्यूल काफी स्ट्रॉन्ग हो, जो अणु काफी स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए भी नेचर में हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है, मिक्सिंग ऑफ एनर्जी हो रहा है, एनर्जी का भी मिक्सिंग हो रहा है, मास का भी मिक्सिंग हो रहा है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल में मैंने बताया, वहां भी यूनिफॉर्मली मास, एनर्जी, चार्ज सबका इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन करने का कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों प्रिंसिपल को आप मिला के देखिए। इसके बाद और एक प्रिंसिपल की मैं बात करूंगा और उसके बाद मैं मानव समाज के ऊपर में बातचीत करूंगा। दोस्तों, जो तीसरा थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके बारे में हमारे आइंस्टीन साहब ने, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बात किया है। तो उस थ्योरी के बारे में भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में बात करने के लिए तो खुद आइंस्टीन साहब को ही दोबारा पैदा होना पड़ेगा, ठीक है। वही इस थ्योरी के बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में बात करेंगे। तो आइंस्टीन साहब क्या कहते हैं कि ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो एक चादर के जैसा है। 3 डायमेंशनल चादर की बात एक्चुअली वो करना चाह रहे हैं, तो ना कि 2 डायमेंशनल, जैसे बोर्ड 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल की बात वो नहीं कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। वो मान के चल रहे हैं इस तरीके का एक स्पेस एंड टाइम, इस तरीके का एक चादर है। और इस चादर पे जब कोई एक मासिव बॉडी, जैसे कि अर्थ बहुत बड़ा मास, मून एक छोटा सा, इसके कंपेयर में एक छोटा सा मास, सन एक बहुत बड़ा मास, इससे भी बड़ा मास, जब इस चादर पे डालते हैं तो सब, जैसे कि चादर पे हर एक चीज क्या करता है, जब डालेंगे तो वो थोड़ा सा ऐसे बीच में गड्ढा हो जाएगा, एक
कर्वेचर बन जाएगा। और उस कर्वेचर में जो उसका, जैसे कि ये भी एक कर्वेचर बनाएगा, एक छोटा सा गड्ढा बनाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा गड्ढा बनाएगा सन, और इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए। ये अर्थ है, ये मून है, तो मून छोटा सा एक गड्ढा बनाया, अर्थ उससे भी थोड़ा बड़ा गड्ढा बनाया, और सन बहुत बड़ा गड्ढा बनाया। तो इस बहुत बड़े गड्ढे में अर्थ गिरना शुरू हो जाएगी, ऑफकोर्स नेचुरली गिरेगी, क्योंकि इसका जो कर्वेचर है यहाँ तक लगभग पहुंच जाएगा। तो ये इसके तरफ गिर रही है, ये मून इसके तरफ गिर रहा है, या ये इसके तरफ भी गिरेगा, लेकिन बिकॉज ये मून ज्यादा नजदीक में है अर्थ के, तो ये अर्थ की तरफ गिर रहा है, और ये पूरा सिस्टम अर्थ और मून, ये पूरा सिस्टम सन के तरफ गिर रहा है। यही आइंस्टीन जी की ऐसी कल्पना है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से। अदरवाइज जो न्यूटन साहब की जो थ्योरी थी वो बहुत सिंपल थ्योरी थी कि कोई भी दो मास m1 m2 ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उसका उन्होंने फोर्स भी निकाल दिया कि F = G m1 m2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस d²। ये बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है, लेकिन आइंस्टीन साहब इतने सिंपल वैज्ञानिक तो थे नहीं, काफी कॉम्प्लेक्स माइंड के, काफी ये इतने इंटेलिजेंट वैज्ञानिक थे कि ये भगवान के भी माइंड को समझने की कोशिश करना चाहते थे कि भगवान जब इस ब्रह्मांड को बना रहा होगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। सोचिए, हम लोग ऐसे ही मोटी मोटी बात करते रहते हैं। इंडिया में धर्म के नाम पे इतना ज्यादा मोटा मोटा बात किया जाता है, इतना ज्यादा मोटा मोटा कहने का मतलब अंधविश्वासी बात किया जाता है कि मैं यहाँ कुछ ना बात करूं तो वही बेहतर होगा। चाहे कृष्ण को भी लेके इतनी ज्यादा अंधविश्वासी बात की जाती है, गौतम बुद्धा को लेके ज्यादा अंधविश्वास कुछ बात नहीं होता है, लेकिन कृष्ण को लेके, राम को लेके, शिव को लेके, और भी बहुत, हनुमान जी को लेके खूब फेंक दिया जाता है कि ऐसे थे वैसे थे, सन पे चले गए, सन को खा गए। अरे बाप रे, बस करो यार, ठीक है, बस करो, अब तो बस करो, कम से कम आज के टाइम पे ये सब चीजें बस करो। मैं तो यही कहूंगा, अब सबसे पहले यही करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो। अगर तुम रियली इंटेलिजेंट हो, ये दुनिया के जितने भी, अब मैं क्या करूं, दुनिया के लोगों की बात करूं, दुनिया वाले तो ऐसे, दुनिया के जो इंटेलिजेंट लोग हैं इस तरीके की बात तो करते नहीं है कि सन को खा गए, मून को खा गए। लेकिन इंडिया के जो बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ बोलने के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूं, वो लोग सन को खिला दे रहे हैं, हनुमान जी सन को खा गए, ठीक है। एनीवे, मैं विषय से भटक जाऊंगा। तो आइंस्टीन साहब कहते हैं कि ये इस तरीके से जो बड़ा मास है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो बड़ा मास है जैसे कि सन बहुत बड़ा मास है, इसको ये अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। अर्थ जो है ये छोटा मास मून इसके चूंकि नजदीक में भी है, ऐसा समझिए कि ये अगर मून इसके नजदीक रहता तो इसके तरफ खिंचाता, ठीक है। तो जो जिसके नजदीक है, क्योंकि अपने नजदीक वाले चीज को अपने तरफ वो गिराएगा, अपने गड्ढे में गिराएगा, तो ये इसके तरफ गिर रहा है, इसके तरफ। मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं, आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि जो प्रिंसिपल इस मास के ऊपर लागू हो रहा है, वही प्रिंसिपल इंटेलिजेंट लोगों के ऊपर भी तो लागू हो रहा है। यहाँ पे देखिए 3 इंटेलिजेंट लोगों का तस्वीर लगा कर रखा हूं। कृष्ण, इनको भी मैं काफी इंटेलिजेंट, काफी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के रूप में देखता हूं। मैं भगवान के रूप में केवल एग्जिस्टेंस को देखता हूं, सिर्फ यूनिवर्स को देखता हूं, सिर्फ ब्रह्मांड को एज ए गॉड, या गॉड शब्द को मैं दूर रखना चाह रहा हूं, ठीक है। सुप्रीम पावर वर्ड बहुत अच्छा है, या सुप्रीम नेचुरल पावर या सुपर नेचुरल पावर, ये सब शब्द अच्छे हैं, तो वो सब शब्द को मैं गॉड के लिए यूज करना चाहूंगा। तो सुपर नेचुरल पावर, इस एग्जिस्टेंस को मैं सोचता हूं कि इस एग्जिस्टेंस में है कुछ पावर। अरे यार, हमको बनाया है, आपको बनाया है, ठीक है, सबको बनाया है, पेड़ पौधा जीव जंतु सबको बनाया है। कौन बनाया है? नेचर बनाया, एग्जिस्टेंस बनाया। तो इसी को सुपर नेचुरल पावर के रूप में मैं देखता हूँ। उसी ने कृष्ण को ही बनाया, उसी ने आइंस्टीन को बनाया, उसी ने गौतम बुद्धा को बनाया, उसी ने कबीरदास को बनाया, उसी ने पैगंबर को बनाया। यहाँ पे फोटो नहीं, उसी ने जीसस को बनाया, किसी का फोटो नहीं है। एनीवे, तो देश और दुनिया के जितने भी इंटेलिजेंट लोग अभी तक पैदा हुए हैं और आगे भी होने वाले हैं और आज के समय पे भी हैं, सबको किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है, एग्जिस्टेंस ने बनाया है। तो एग्जिस्टेंस को इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल हमको समझना ही पड़ेगा। वो व्यक्ति नहीं समझेगा जो जागरूक नहीं है, जो जिसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, वही बोल देगा यार भगवान में भी क्या है, कुछ नहीं है, इतना ज्यादा गरीबी है, इतना ज्यादा बेरोजगारी है, इतना ज्यादा भुखमरी है, इतना ज्यादा हिंसा है, इतना ज्यादा झगड़ा है, इतना ज्यादा वो है, कैसा है भगवान, ऐसा बोल देते। 90% लोग आज के टाइम पे बोल रहे हैं, ठीक है। बट जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, ज्यादा समझदार लोग हैं, वो लोग समझ रहे हैं हाँ यार क्या बनाया है। तो वैसे ही लोगों में से गौतम बुद्ध भी हैं, आइंस्टीन भी हैं,
कृष्ण भी, कृष्ण तो काफी मजेदार व्यक्ति हैं भाई। आइंस्टीन तो बोलो, ये गौतम बुद्ध तो थोड़े से निराशावादी टाइप के व्यक्ति नजर आते हैं। दुनिया में दुख है ऐसा, मतलब 30 साल तक अच्छा काफी मजे लिए लाइफ के, और उसके बाद बस दुख ही दुख की बात करने लगे। एनीवे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, कि जिस तरीके से सबसे बड़ा मास अब छोटे छोटे मास को जो इसके अगल बगल में होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं, ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, उस ग्रेविटी के वजह से अपने तरफ चारों तरफ से मास को अपने तरफ खींचता है। उसी तरीके से जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलिजेंट, ठीक है, अवेकेंड या इनलाइटेंड, ऐसे ये सब बहुत अच्छे अच्छे शब्द हमने इजाद किए हैं। तो ये इनलाइटेंड और इंटेलिजेंट या अवेकेंड, ये बहुत तीनों शब्द काफी है बताने के लिए। देश और दुनिया के जो हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं, मान के चलते हैं कि 0.1%, ठीक है, 0.1% लोग बहुत हाईली इंटेलिजेंट है। आज के टाइम पे मान लो कि 1 लाख लोग बहुत ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट है। लाइक नोबेल प्राइज विनर, जो लगातार नोबेल प्राइज, लगातार तो किसी को नहीं मिलता इतना, तो कहने का मतलब नोबेल प्राइज जो विनर्स हैं वो काफी इंटेलिजेंट लोग समझे जाएंगे। एलोन मस्क, बिल गेट्स, ये सब काफी इंटेलिजेंट लोग समझे जाते हैं। अवेयरनेस के फील्ड में तो जैसे कि कृष्ण और गौतम बुद्ध, चाहे जीसस, ये सब तो आज के टाइम पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आचार्य प्रसाद दिखाई दे रहे हैं, सदगुरु दिखाई दे रहे हैं, उसके पहले रजनीश चले गए, कृष्णमूर्ति चले गए। तो इनको, रजनीश और कृष्णमूर्ति को भी काफी इंटेलिजेंट और अवेकन पीपुल में, इनलाइटेंड पीपुल में काउंट होता है। मैं भी काउंट करता हूँ, रियली वो इंटेलिजेंट थे। लेकिन ये सदगुरु चाहे आचार्य प्रसाद, इनको मैं इस लेवल में इतना ज्यादा नहीं रखता हूँ। मेरा लेवल क्या है वो आप डिसाइड कीजिए। मैं अपना लेवल थोड़े में ही समझता हूँ, मेरा कोई लेवल ज्यादा नहीं। मेरी हालत वही कबीरदास वाली है। कबीरदास दोहे में बात करते थे, मैं थोड़ा स्ट्रेट बात करता हूँ, ये फर्क है। मैं थोड़ा सा साइंटिफिक सोच के साथ ही बात करता हूँ। तो अगेन हम साइंस पे आ जाते हैं। ये आइंस्टीन साहब बताते हैं कि जो बड़ा बॉडी है, बड़ा मासिव बॉडी है, लाइक सन, वो अर्थ को खींचता है, मून को खींचता है, अपने अगल बगल में जो कुछ भी, जुपिटर हो, बुध और क्या क्या जो प्लेनेट के नाम है, मार्स है, सबको अपनी तरफ खींचता है। बिकॉज वो बीच में गड्ढे बना देता है और चारों तरफ से उन सबको खींचता है। तो उसी तरीके से जो ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, ज्यादा जो इनलाइटेंट व्यक्ति होगा, ज्यादा एनर्जेटिक व्यक्ति होगा, वो अपने चारों तरफ के जो छोटे छोटे इंटेलिजेंट और अवेकन व्यक्ति है उनको अपने तरफ खींचता है। इसको और दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति जितना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, अवेकन होता है, इनलाइटेंट होता है, वो अपने अगल बगल के लोगों को भी, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि उन सबको भी आप इंटेलिजेंट बनाओ, इनलाइटेंट करो। और अगर पैसे के मामले में, गरीबी और अमीरी के मामले में ले लें, तो इसका मतलब ये भी निकल रहा है कि जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका भाई बंधु जो चारों तरफ हैं उनको थोड़ा सा ऊपर उठाओ भाई, उनका थोड़ा हाथ पकड़ के ऊपर खींचो कि भाई तुम इतने गरीब नहीं हो सकते हो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम इतने गरीब कैसे हो सकते हो, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, मैं तुमको थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं। तो आप समझ रहे हैं ना, मैं तीनों प्रिंसिपल के हिसाब से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं समझाना शायद थोड़ा बड़ा वर्ड बोल दिया। एक दोस्त के नाते मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चाहे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मास एंड एनर्जी हो, चाहे दूसरा थ्योरी जिसमें मैंने बात किया, थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात किया हूं, और उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये तीनों थ्योरी मॉडर्न साइंस की थ्योरी है। ये तो काफी मॉडर्न साइंस का थ्योरी है। उसके बाद थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी मॉडर्न साइंस का थ्योरी है, वो केमिस्ट्री का थ्योरी है, ये फिजिक्स का थ्योरी है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मास, एनर्जी, वो फिजिक्स का भी थ्योरी है, केमिस्ट्री का भी थ्योरी है। चाहोगे तो बायोलॉजी भी उसमें घुसा सकते हो। हमारे बॉडी में भी देखो तो जो ब्लड है वो जिसकी जितना जरूरत है बॉडी में, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फिट बैठेगा। बिकॉज हमारा माइंड सबसे ज्यादा थिंक करता है, सबसे ज्यादा बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो हमारे बॉडी में तो जरूरत ही है कि यहाँ पे ज्यादा ब्लड चले, यहाँ पे ज्यादा ब्लड जाए। इसलिए हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा जो ब्लड है ब्रेन में होता है, नहीं तो हार्ट में होगा, बाकी सब जगह पे थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं बोल सकते हैं। हमारे बॉडी में जिसकी जितनी ज्यादा जरूरत है, जिसकी जितनी जरूरत है वहां पे उतना
ब्लड पहुंचता है वहां पे उतना ऑक्सीजन पहुंचता है। तो वो चीज मैं यहां भी बोल रहा हूं ना कि हमारे मानव समाज में भी होना चाहिए दोस्त। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एलोन मस्क का जो इनकम है वो नॉर्मल पर मंथ 50,000 हो जाए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरी इनकम मान लो कि हर एक महीने अगर 50,000 है तो एलोन मस्क का भी 50,000 हो, बिल गेट्स का भी 50,000 हो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी 50,000 हो, चाहे इधर हमारे अंबानी जी हैं, अडानी जी भी हैं, उनका भी हर एक महीने का जो इनकम 50,000 हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो काफी क्लेवर माइंडेड पीपुल हैं, इंडस्ट्रियस हैं, हार्ड वर्किंग है, उनका पर मंथ की इनकम 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ ऐसा रखो, 100 करोड़ रखो, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो सो दैट कि जो गरीब आदमी हो उसका भी यार हर एक महीने का इनकम 25-30 हजार हो। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? ऐसा हमको विचार करना चाहिए दोस्तों। यही इस वीडियो का बेसिक मैसेज है। ये तीनों प्रिंसिपल का यही क्लियर बता रहा है। क्लियर इन तीनों प्रिंसिपल से हमारे अंदर एक इंसाइट डेवलप होना चाहिए, एक अंतर्दृष्टि। हमारी आत्मा शब्द मैं नहीं बोलूंगा, हमारे अंदर कुछ होना चाहिए यार, हमारे अंदर कुछ पैदा होना चाहिए, कुछ जागरूकता पैदा होना चाहिए कि हाँ यार, ये जो बंदा बोल रहा है ना सही बोल रहा है। कि ठीक है, कोई हार्ड वर्किंग है, एलोन मस्क जैसे हार्ड वर्किंग है, हाईली इंटेलिजेंट है, तो उनकी पर मंथ की जो इनकम है वो 100 करोड़ होना चाहिए, एग्रीड। कोई क्रिकेटर है, क्रिकेटर का भी इतना ज्यादा सैलरी क्यों है मेरे को समझ में नहीं आता है। उसी तरीके से एक्टर, ये सब का इतना ज्यादा सैलरी क्यों है, इतना ज्यादा करोड़ रुपये कमा रहा है, क्यों कमा रहा है मेरे को समझ में नहीं आता है। और हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी, ये सब की इनकम क्या है, वही मतलब मिनिमम है 25-30 हजार और मैक्सिमम वही 1-2 लाख या 3 लाख, ऐसे ही है। इससे ज्यादा कोई एवरेज इनकम देखोगे 70 से 80 हजार निकलेगा। 25 हजार और 3 लाख का एवरेज कर दोगे तो ही 70-80 हजार रुपये निकलेंगे। तो हम लोग के जैसा भी तो लोगों को होना पड़ेगा ना यार। मतलब सब बड़े लेवल पे ही काम करेंगे, सोचना है। जैसे कि हाथ में 5 उंगली बोला जाता है ना, तो छोटी उंगली का भी कुछ वैल्यू तो है ना। मतलब ग्रुप डी का भी जो एम्प्लॉय है, ये आउटसोर्सिंग के रूप में कुछ लोग काम करते हैं, उनको बेचारा 10,000 में लोग काम करा रहा है, 8,000 में काम करा रहा है। कोई मतलब है यार? कोई 8 घंटे तुम्हारे लिए काम कर रहा है, उसको तुम 8,000 सैलरी दे रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। और तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि तुम 800 करोड़ कमा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। एनीवे, तो दोस्तों मैं वीडियो को समराइज करके यही बोलना चाहता हूं कि ये तीनों प्रिंसिपल या और भी जितने भी साइंस के प्रिंसिपल है भाई, आज के जो आइंस्टीन साहब हैं, कहने का मतलब सबसे जो इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, इस साल के जो भी 4-5 प्राइज मिला होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये फील्ड में लास्ट 10 साल के जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स हैं, उनको भी जाके आप पूछ सकते हो। आचार्य प्रशांत से भी पूछ सकते हो, सदगुरु से भी पूछ सकते हो, रविशंकर से भी पूछ सकते हो, और जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स हैं उन सबसे भी जाके आप पूछ सकते हो कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ये तीनों प्रिंसिपल के थ्रू फॉर टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए जो कुछ ही बोल रहा हूं, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उस खाई को खत्म करने की बात कर रहा हूं। बिल्कुल इक्वल में मैं नहीं बोल रहा हूं। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं टोटली वैसा कर दो। मैं इस सिद्धांत के हिसाब से बोल रहा हूं कि भाई अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप एलोन मस्क हो या आइंस्टीन हो, तो क्या आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो लोएस्ट लेवल पे है उसका भी इनकम को, उसका भी बुद्धि विवेक को थोड़ा ऊपर उठाया जाए? दोस्ती के नाते क्या आपके अंदर थोड़ा ऐसा भावना नहीं पैदा होता है, थोड़ा इंसाइट पैदा नहीं होता है? होना चाहिए यार। वही इंसाइट के वजह से तो गौतम बुद्ध क्या जंगल में गए, वहां से पता नहीं क्या ज्ञान मिला, क्या किए, जब वापस आए तो क्या करने लगे? वही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात करने लगे। मतलब उस समय की जो भाषा थी उस भाषा में वो बात करने लगे। पर्पस वही था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से इनको ज्यादा नॉलेज था, ज्यादा अवेयरनेस था, तो अपने नॉलेज और अवेयरनेस को समाज में फैलाने लगे। वही चीज आइंस्टाइन भी किए हैं। अपने पास जो कुछ भी नॉलेज था वो समाज को दिए। कृष्ण भी वही किए हैं, जीसस भी वही किए हैं। सब जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो सभी को आप देखोगे वही चीज किए हैं कि यार जो लोअर लेवल पे है, जो लोएस्ट लेवल पे है, जो सबसे नीचे है, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाते यार। और गरीबी को, बेरोजगारी को, शिक्षा को, भुखमरी को, बाल मजदूरी को और भी जितने
जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है, छोटे मोटे छोटे बड़े जो कुछ भी हिंसा, धर्म के नाम पे जो हिंसा चल रहा है, उन सबको यार खत्म करो यार। इतना साल हो गए गौतम बुद्ध को पैदा हुए, आइंस्टीन साहब को भी पैदा हुए 100 साल शायद इनको हुआ है, इनको 5000 साल हो गए। तो खैर इनके जमाने में काफी हिंसा था, ठीक है, इनके जमाने में थोड़ा कम था, लेकिन कृष्ण के जमाने में काफी हिंसा था, इसलिए महाभारत युद्ध भी हुआ और राम के समय में रावण से युद्ध हुआ। एनीवे, युद्ध की बात क्यों करना है यहाँ। मैं वीडियो के अंत में यही कहूंगा दोस्तों कि जो कोई भी जितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, जितना ज्यादा अमीर है, एलोन मस्क हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी जी हो, चाहे बिल गेट्स जी हो, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, भूखे मर रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, काम के लिए मर रहे हैं। मैं भी कभी काम के लिए मारा जा रहा था, 4 साल तक नौकरी के लिए मारा जा रहा था, यार मुझे एक नौकरी चाहिए, दो यार, कहीं भी दो एक नौकरी, ग्रुप सी ग्रुप डी का ही नौकरी दो, लेकिन कुछ तो दो जिससे कि हम महीने 5000 भी रुपये कमाएं, उससे हम खाएं पिए। 2000 की बात करो, 2001 की बात कर रहा हूं, ठीक है, उस समय यही सैलरी होती थी ग्रुप सी या ग्रुप डी की। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ये अमीर लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, जो सन के रूप में हैं, सन मतलब बहुत ज्यादा मास, बहुत ज्यादा एनर्जी, जिनके पास बहुत ज्यादा मास, एनर्जी, इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, नेम, फेम जिनके पास ज्यादा है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, परेशान हैं, उनको थोड़ा सा दोस्ती के नाते, भाईचारे के नाते ऊपर उठाया जाए। यही इस वीडियो का ओवरऑल पर्पस है और उसी पर्पस को हम पूरा करके हम पूरी मानवता का, पूरी ह्यूमैनिटी का विकास कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है या कुछ मुझे आप सजेस्ट करना चाहते हैं, मैं हमेशा आपके सजेशन को एक दोस्त के नाते, एक दोस्त के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। मैं अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को भी देखना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि आप ये चीज गलत बता रहे हो, इस हिसाब से दुनिया नहीं चलती है, इस हिसाब से दुनिया चलती है, वो कौन सा। अब यहाँ पे हो सकता है आप कोई सोशियोलॉजी का प्रिंसिपल दे दो, सोशियोलॉजी का प्रिंसिपल को छोड़ो भैया, मैं कहता हूँ कार्ल मार्क्स के भी प्रिंसिपल को छोड़ो, साम्यवाद का प्रिंसिपल को छोड़ो, हमारे एक जान पहचान में प्रेमजीत सिरोही जी हैं, उनके प्रिंसिपल को छोड़ो, उनके हिसाब से हम पैसे को खत्म कर देंगे और पैसा खत्म हो जाएगा, सबको काम रहेगा, सबको उसके रुचि के हिसाब से काम मिलेगा और सबको एक जैसा भोजन, कपड़ा, मकान मिलेगा। उनका एक प्रिंसिपल है कि कोई ग्रुप डी का काम करे, चाहे कोई साइंटिस्ट का काम करे, सबको पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, सब काम करेंगे और सबको एक जैसा खाना पीना, आराम का जिंदगी मिलेगा। वैसा मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मेरा बस यही कहने का मतलब है कि जो बेरोजगार लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको कुछ काम दिया जाए और काम के बदले में उनको एक मिनिमम इतनी सैलरी दिया जाए जिससे कि वो अपना जीवन अच्छे से जी सकें। यही मेरा मकसद है और वही करके हम पूरे दुनिया को सुखी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, पूरी मानवता को हेल्दी हम बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।